नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान की राजनीति में बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सत्ता, नेतृत्व और लोकतांत्रिक परंपराओं का एक दर्पण भी रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ रोचक प्रसंगों की। जब मुख्यमंत्री ही बने वित्त मंत्री, तब क्या बदला, ऐसे ही बहुत सारे रोचक प्रसंगों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर कैलाश सैनी। डॉक्टर कैलाश सैनी हमारे इस कार्यक्रम के चिर परिचित चेहरे। पहले भी कई बार हमने संसदीय मुद्दों से, विषयों से जुड़े हुए पक्षों पर आपसे बातचीत की है हमारे इस चैनल पर। डॉक्टर सैनी राजस्थान विधानसभा से सेवानिवृत्त हुए शोध अनुसंधान अधिकारी के रूप में। राजस्थान विधानसभा की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका विधान बोधिनी के भी आप संपादक रहे और संसदीय परंपराओं के गहन अध्येता भी हैं। इसके अतिरिक्त भी आप समसामयिक विषयों पर लिखते रहे हैं, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपते रहे हैं। पक्षियों के प्रति आपका विशेष चाव है। पक्षियों की उन पर केंद्रित आपकी एक बहुरंगी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। तो आज कैलाश जी से हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर के। 1952 का वह वर्ष जब राजस्थान का पहला बजट पारित हुआ था। नाथूराम मिर्धा का ऐतिहासिक योगदान। फिर जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने बजट प्रस्तुत करने की एक परंपरा शुरू की और यहीं से शुरू होती है राजस्थान की वित्तीय यात्रा। ये जो हमारी पूरी की पूरी यात्रा शुरू हुई, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए जब ये सारी चर्चाएं किस तरह से आगे बढ़ती हैं और कैसे इसने नए मोड़ जो हैं वो इसने स्थापित किए, उन्हीं पर आज बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में 1952 का जो दौर था, वहां से यात्रा शुरू होती है, तो वहीं से अपन शुरू करते हैं। डॉक्टर सैनी, राजस्थान का पहला बजट और नाथूराम मिर्धा, इनका जो ऐतिहासिक योगदान रहा उस बजट के संदर्भ में, शुरुआती दौर में, कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ आप जो आपकी स्मृतियां हैं उस समय की, वो हमारे साथ साझा करें। जी हाँ, नमस्कार भानावत साहब। जैसा कि अभी आपने मेरे परिचय में बताया कि पक्षियों के प्रति भी मेरी रुचि रही है, पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, तो मैं अपनी बात की शुरुआत उसी मेरी रुचि के विषय को ध्यान में रखते करूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। वाह, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां राजस्थान के उस दौर से बिल्कुल मिलती जुलती है जब हमारे पास संसाधन बहुत ही सीमित थे, लेकिन संकल्प हमारा हिमालय जैसा विशाल था। राजस्थान तब नया नया प्रदेश बना था। उस वक्त अकाल, सूखा और इसी तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे सीमित संसाधनों के बावजूद उस समय पहले वित्त मंत्री थे नाथूराम जी मिर्धा। उन्होंने 7 अप्रैल 1952 को राजस्थान का पहला बजट पेश किया और राजस्थान के आर्थिक स्वशासन की नींव रखी। तो ये जो पहला बजट राजस्थान का था, वो उस आकार के हिसाब से 17.25 करोड़ रुपए का था। तो आज की तारीख में देखें तो कम लगता है, लेकिन सीमित संसाधन, सब कुछ सीमित था उस दौर में जब राजस्थान नया नया बना था। उस सूरत में ये पहला बजट नाथूराम जी मिर्धा ने प्रस्तुत किया था। तो मिर्धा जी को ही उस वक्त वित्त मंत्री बनाया था, तो राजस्थान सरकार की अच्छी सूझबूझ थी, तो उन्होंने मिर्धा जी को बनाया। क्योंकि मिर्धा जी आगे जाकर 79-80 में केंद्र में जब सांसद थे, तो वहां केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री का दायित्व इनको सौंपा गया था। तो मिर्धा जी का दिग्गज होना, कद्दावर होना, ये इस बात का द्योतक रहा कि वे अच्छे वो वित्त मंत्री रहे और इसलिए ही उनको यहाँ का वित्त का प्रभार दिया गया।
और ये राजस्थान का बजट आर्थिक विकास के लिए राजस्थान की नींव का पत्थर साबित हुआ, जो आगे चलकर 75 वर्षों के इतिहास के विशाल प्रगति की ओर ले जाने में सहायक रहा। अभी हाल ही में 11 फरवरी 2026 को राजस्थान की वित्त मंत्री यानी कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो अभी वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, उस बजट का आकार सुनिए आप, 6,10,956 करोड़ रुपया। एक ये राशि है, एक 1952 की राशि थी 17.25 करोड़, यानी 35,418 गुना ज्यादा अभी आज की तारीख में हो गई। इस राशि का उस राशि से तुलना किया जाए, 75 वर्ष हो गए हालांकि इस बात को, तो अभी राजस्थान सरकार हर 15 मिनट में जो खर्चा कर रही है वह इस राशि से भी के बराबर मान लीजिए आप। तो ये इतना आमूलचूल परिवर्तन इस 75 वर्षों में हुआ है। तो 35,418 गुना राशि की वृद्धि बजट में हुई है। तो ये राजस्थान के ऐतिहासिक योगदान जो मिर्धा जी ने शुरुआत की वो इस तरह के उसमें चल रहा है। ये कोई मुद्रास्फीति की वृद्धि नहीं कही जाएगी, ये राजस्थान के लिए रियासती अर्थव्यवस्था से निकलकर कल्याणकारी राज्य की मार्ग पर चलते हुए और आने वाले वर्षों में हम इंडस्ट्रियल हब की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये कहना है। सही बात कही कैलाशी आपने। वो दौर था जब देश आजाद हुआ था, सीमित संसाधन थे और छोटी छोटी चीजों के लिए हम कहीं जूझ रहे थे। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह भारत, अंग्रेजों ने जिस तरह से इस देश की धन संपदा को लूटा और ये देश किस तरह कि हम हर छोटी छोटी चीज के लिए मोहताज हो गया था, लेकिन आज जिस तरह से देश ने प्रगति की है और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया कि इन 75-80 वर्षों के अंदर 35,000 से अधिक गुना ये जो हमारा बजट का आकार है ये बढ़ता चला गया। तो ये पहली बार जब बजट पेश किया गया श्री नाथूराम मिर्धा के द्वारा, और हम आज देखिए तो इसके और रोचक प्रसंगों की बात करेंगे। लेकिन फिर जब जयनारायण जी व्यास हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की और यहाँ से शुरू होती है हमारी एक अनोखी वित्तीय यात्रा। तो डॉक्टर सैनी, क्या यह केवल प्रशासनिक सुविधा थी या इसके पीछे भी कोई गहरा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था? हाँ, इसके हिसाब देखा जाए तो सभी मुख्यमंत्रियों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी सोच होती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मिर्धा जी, ये जयनारायण व्यास जी की सोच सरकार की तरफ से जो थी वह सर्वोच्च प्राथमिकता के हिसाब से वित्तीय अनुशासन और विकास को प्राथमिकता देने की थी। तभी उन्होंने 17 मार्च 1953 को जो वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के दायित्वों को निर्वहन के रूप में किया था। और आगे ये व्यास जी द्वारा स्थापित की गई ये परंपरा आगे जाके इतनी सुदृढ़ हो गई कि राजस्थान के आने वाले मुख्यमंत्रियों ने भी वित्त विभाग अपने पास रखते हुए ये बजट पेश करने की परंपरा का निर्वहन किया। इसमें इनके बाद जब टीकाराम जी पालीवाल ने अगले वर्ष यानी कि 54-55 का बजट 12 मार्च 1954 को पेश किया तो उनके साथ एक बहुत ही यूनिक परंपरा रही जी। पालीवाल जी ने जो बजट पेश किया तो वे उस वक्त वित्त मंत्री थे, लेकिन उससे पूर्व वे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पे रह चुके थे। यानी कि वह अब जब उन्होंने बजट पेश किया तो वे वित्त मंत्री ही थे, यानी कि वह लोकतांत्रिक सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे जब वो इन्होंने व्यास जी ने बाद में जाके बजट पेश किया। तो कहने का ये रोचक बात ये है कि राजनीति में जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो ये
पसंद नहीं करता कि मैं साहब अब छोटा मंत्री बनूं, लेकिन ये इतने उदार सादगी पसंद व्यक्ति थे, ये समर्पण और सेवा भाव को प्राथमिकता देते थे पालीवाल जी। तब इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, राज्य की बात है, राज्य को आगे बढ़ाने की बात है, तो मुझे स्वीकार है वित्त मंत्री के रूप में भी बजट पेश करना, और उन्होंने ये इसका किया था। तो कहने का मतलब ये है कि व्यास जी ने जो परंपरा शुरू की वित्त मंत्री के दायित्वों की, वे आगे आने वाले मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त हुआ, और उन्होंने भी कईयों ने की, जो अपन आगे बातों में आएंगे तो चर्चा करेंगे। जी जी, सही कहा कि पहली बार एक इस तरह का प्रसंग आया हमारे यहाँ जब वित्त विभाग मुख्यमंत्री ने अपने साथ रखा और फिर एक की परंपरा शुरू आती है। डॉक्टर सैनी, इसके बाद शुरू होती है एक लंबा दौर शुरू होता है उसके बाद, जब श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 वर्षों तक इस प्रदेश का नेतृत्व किया, जहां लोकतांत्रिक सोच और वित्तीय अनुशासन का एक विशिष्ट दर्शन दिखाई देता है। तो सुखाड़िया जी के उस कार्यकाल में बजट को लेकर के आप किस तरह की टिप्पणी करेंगे, या उसमें किस तरह के रोचक तथ्यों का उल्लेख करेंगे? जैसा कि मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि हर मुख्यमंत्री की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया, उनका एक अलग ही नजरिया था, उनका अलग दृष्टिकोण था, जिसमें उनका ये मानना था कि व्यक्ति से बड़ी संस्था होती है, और संस्था के स्थापना के हिसाब से उन्होंने दूसरों पर विश्वास करते हुए, दूसरे मंत्रियों को निखरने का अवसर देते हुए उनको ही वित्त विभाग रख दिया, और 1954 से 71 तक वे, यानी कि 17 साल, सबसे अधिक लंबा कार्यकाल सुखाड़िया जी का ही था, और उन्होंने कभी भी वित्त विभाग अपने पास में नहीं रखा, और उनके 17 साल के कार्यकाल में 4 वित्त मंत्रियों ने बजट भाषण पे दिए और बजट प्रस्तुत किए। तो इनकी सोच अलग थी, और दूसरे इनसे पूर्व मुख्यमंत्रियों की सोच अलग रही। तो सुखाड़िया जी ने जो 4 वित्त मंत्रियों को मौका दिया, उनमें ब्रज सुंदर शर्मा ने 2 बार, हरिभाऊ उपाध्याय ने 5 बार, बालकृष्ण कोल ने 2 बार, और मथुरा दास माथुर ने भी 5 बार बजट प्रस्तुत किया था। तो ये 4 मंत्रियों ने इनके कार्यकाल के बजट को पेश किया। उसमें रोचक बात एक हरिभाऊ उपाध्याय की भी देखने में आई। 52 से 56 तक हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर राज्य, पूर्व में रियासतकालीन राज्य थे, तब अजमेर राज्य था। उस वक्त अजमेर की अलग विधानसभा हुआ करती थी, राजस्थान की अलग विधानसभा होती थी। तो उसके बाद जब राजस्थान में अजमेर विधानसभा का विलय हो गया, अजमेर राज्य खत्म हो गया, तो हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान के मंत्री बने, और सुखाड़िया जी ने उनको सम्मान देने के हिसाब से यहाँ का वित्त मंत्री बनाया। और हरिभाऊ जी उपाध्याय जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, भले वो छोटा राज्य रहा होगा, उसके बाद इन्होंने यहाँ 5 बार राजस्थान में बजट पेश किया। जी, कहने का मतलब यह है कि आजकल प्रचार के हिसाब से कह लीजिए या प्रशासनिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, बजट के हर पन्ने पे मुख्यमंत्री अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सुखाड़िया जी बड़े उदार रहे, उन्होंने सबको मौका दिया गया। वे ऐसे कैप्टन थे जो हर खिलाड़ी को कहते थे कि चलो जाओ बैटिंग करो, खुल के करो। जी जी। अच्छा, ये बताइए कैलाश जी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, ये जो दोहरी भूमिका का एक प्रकरण आपने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री के उसमें रहा कि हर पन्ने पर कहीं उनका व्यक्तित्व झलके, तो ये जो मनोवृत्ति रही है, ये जो प्रवृत्ति रही है दोहरी भूमिका निभाने की, इसके कुछ इसके इसमें जुड़ा हुआ कोई रोचकता हो या उसका कोई इतिहास हो, उसका कुछ आपने विश्लेषण किया हो तो वो बताएं आपकी किस तरह से ये दोहरी भूमिका का निर्वहन उस दौर में किया गया। दोहरी भूमिका जैसे राजस्थान के 75 सालों में जो बजट पेश किया गया, उसमें कुल मिला के 20 वित्त मंत्री रहे जिन्होंने बजट पेश किया गया। इन 20 में से आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जोड़ ले तो 9 ऐसे हैं जिन्होंने बजट पेश किया, यानी वित्त विभाग भी उन्होंने अपने पास रखा।
इन 20 वित्त मंत्रियों में से 9 मंत्रियों में सबसे पहले अपन चर्चा कर चुके जयनारायण व्यास की, उसके बाद आइए भैरव सिंह शेखावत, फिर हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत और श्रीमती वसुंधरा राजे। ये तो मुख्यमंत्री रहे जो जिन्होंने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। इनके अलावा उप मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो श्री हरिशंकर भाबड़ा और श्रीमती दिया कुमारी जो अभी वर्तमान में भी कार्यरत है, उन्होंने भी 3 बार बजट पेश कर दिया। भावड़ा जी ने 2 बार किया। इसी तरह देखा जाए तो 6 बार राज्य का बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत, जो उनका 2 कार्यकाल का रहा था। हालांकि वे और भी कार्य में मुख्यमंत्री रहे। पहले दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे तो मास्टर आदित्येंद्र उनके वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। ऐसे ही देखा जाए तो हरिदेव जोशी ने 3 बार किया, जगन्नाथ पहाड़िया जी ने भी 2 बार, शिवचरण माथुर ने भी 2 बार बजट पेश किया। तो ऐसे दोहरी भूमिकाएं इन मुख्यमंत्रियों ने निभाई, वित्त मंत्री के रूप में भी और वैसे भी। जी, तो चलिए, ये तो बड़े कद्दावर नेता रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए वित्त मंत्री का जो दायित्व है उसका भी निर्वहन किया। सैनी जी, आइए अपन चलते हैं आधुनिक दौर में और बात करते हैं अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी की। दोनों के नाम 10-10 बजट प्रस्तुत करने के रिकॉर्ड दर्ज है। यह संयोग है या नेतृत्व की निरंतरता का संकेत? क्या लगता है आपको? ये आप संयोग तो नहीं कह सकते। जैसे वसुंधरा जी ने 2 कार्यकाल उनके रहे, 11वीं, 12वीं और 13वीं विधानसभा का कार्यकाल था जिसमें वे मुख्यमंत्री थे। और पूरे 10 साल के कार्यकाल में जो 10 बजट पेश किए गए उन्होंने खुद ने ही वित्त मंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए किए। वहीं अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, 11वीं विधानसभा, 13वीं और 15वीं विधानसभा। तो गहलोत जी के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में एक यही अंतर रहा कि अशोक गहलोत जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपना वित्त विभाग अपने पास नहीं रखा। और वित्त विभाग की क्यों, एक खास बात इनसे ये और जुड़ी हुई है कि 13 मई 2002 से फिर कार्यकाल जब खत्म हुआ 2003 में, तब तक इन्होंने उस पीरियड में 1.5 साल के पीरियड में अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा। बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने मॉनिटरिंग उन्होंने सारे मंत्रियों की, सारे विभागों की खुद ने की थी। और उसके बाद जब वो दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ 13वीं विधानसभा में, उसके उन्होंने फिर सारे 5 साल बजट पेश किया। और फिर 13वीं विधानसभा के कार्यकाल के भी 5 साल जो रहे उनमें भी उन्होंने 5 बजट पेश करके वसुंधरा जी का 10 बार के बजट की बराबरी कर ली। तो कहने का मतलब ये कि अशोक गहलोत और श्रीमती वसुंधरा राजे दोनों ने 10-10 बार बजट पेश करके बराबरी की हुई है। और अशोक गहलोत जी खास बात ये, आप उनके बजट में उन्होंने भी प्रयोग किए, वसुंधरा जी ने भी बहुत सारे प्रयोग किए। गहलोत जी ने प्रयोग करते हुए कृषि का बजट अलग से भी प्रस्तुत किया, हालांकि बजट के साथ ही था लेकिन वो अलग पार्ट के रूप में रखा गया था। और वसुंधरा जी का जेंडर बजटिंग पर, महिलाओं के कल्याण पर अधिक जोर रहा। चलिए, ये बड़ा मतलब रोचक तथ्य है कि जो दोनों मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 10-10 बार वित्त मंत्री के रूप में भी बजट पेश किया और ये बराबर के टक्कर चल रही है। अच्छा, इतिहास में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आए हैं जब राजस्थान की वित्तीय चाबियां लोकसभा के हाथ में चली गई। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन का दौर, और उस समय बजट, जैसे कि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, जो दिल्ली जो केंद्रीय सरकार है वो लोकसभा में पेश करती है। क्या ऐसा भी कभी राजस्थान में हुआ है या ऐसे अवसर नहीं आए? नहीं, राजस्थान में भी ऐसा हुआ है, राजस्थान के अधिकांश राज्यों में ऐसा हुआ है। संघीय ढांचा है हमारे यहाँ संविधान के आधार पर। तो संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता है संघीय ढांचे के हिसाब से। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जहां 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967, 1977, 1980 और 1992।
ये 4 बार ऐसे अवसर आए जब यहाँ राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा, और राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि बजट का समय आता है, बजट आता है, तो वो चूंकि विधानसभा होती नहीं है उस वक्त, तो फिर ये संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। तो 1980 और 1992-93 ये 2 अवसर ऐसे आए जब राजस्थान का बजट संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। तो पहला अवसर 1980-81 का जो आया, उसमें 11 मार्च 1980 को संसद में जो बजट पेश किया गया, और राजस्थान के और राज्यों में जहां जहां भी राष्ट्रपति शासन था उनका भी बजट एक साथ ही किया गया। और आर वेंकट रमन वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने ये बजट पेश किया राजस्थान का। वेंकट रमन साहब वही हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने थे। तो उन्होंने उस वक्त ये राजस्थान का बजट पेश किया और वो अनुमोदित वहां से हुआ। उसके बाद दूसरा अवसर आया 1993 में, जब 12 मार्च को एम.वी. चंद्रशेखर वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने राजस्थान का बजट संसद लोकसभा में रखा और वो उसका अनुमोदन वहां से हुआ। तो ये 2 अवसर ऐसे थे जहां राजस्थान का बजट राजस्थान विधानसभा के भवन में ना होकर दिल्ली की संसद की इमारत में उसकी आधार रखा गया, प्रस्तुत किया गया और वो वहां से पारित हुआ। अच्छा कैलाश जी, मानिकचंद जी सोराना और हीरालाल जी देवपुरा, इनके साथ भी कुछ बजट से जुड़ी हुई विडंबनाएं उनकी चर्चा की जाती है। तो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया की जो जटिलता है वो किस तरह से इसके माध्यम से उजागर होती है, कुछ उसके बारे में भी बताएं आप। हाँ, मानिकचंद जी सुराना और हीरालाल जी देवपुरा बहुत ही विद्वान और आंकड़ों के हिसाब से, वित्त के हिसाब से बहुत ही उनकी प्रसिद्धि रही है। लेकिन इनके साथ विडंबना ये रही कि ये विधानसभा में एक बार भी बजट प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनको मौका ही नहीं मिला। सुराना जी इसके साथ तो ये रहा कि जब वित्त विभाग उनके पास था, वित्त मंत्री जब वो थे, तो बजट का समय नहीं था। 2 बजटों के बीच का जो समय था उस पीरियड में वे वित्त मंत्री रहे। 18 मई 1979 से 16 फरवरी 1980 तक ही वे वित्त मंत्री थे, और उस पीरियड में बजट आया नहीं, इसलिए उनको बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। और दूसरे हीरालाल देवपुरा साहब की बात करें तो वे तो कई बार विधायक, कई बार मंत्री और मुख्यमंत्री, हालांकि वो 16 दिन के लिए ही वो मुख्यमंत्री थे, तो वित्त विभाग भी उनके पास था। वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, इसके बावजूद भी वो चूंकि 16 दिन ही उनके पास वित्त विभाग रहा, इसलिए उनको उसका अवसर नहीं मिला। तो इसको बात को लेके ये कहा जाए कि ये दोनों, ये अगर ये कहें, इनको शायराना अंदाज में अगर कहें तो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा, ये इनके ऊपर लागू हो सकती है। दूसरा अगर ये कहा जाए, क्योंकि अभी T20 विश्व कप चल रहा है, क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो देवपुरा जी और सुराना जी उस क्रीज पर खड़े हुए बल्लेबाज थे, तो जैसे ही वो रणनीति का उनको अंदाजा था कि कैसे रन बनाने हैं, कैसे करना है, लेकिन जैसे ही उनकी बारी आई, अंपायर ने खेल खत्म करने की घोषणा कर दी। बिल्कुल, या पूरे टाइम तक नॉन स्ट्राइक जो है ना, एंड उस पे ही खड़े रहे, उन्हें एक भी बॉल झेलने का मौका जो है, खेलने का समय बड़ा बलवान है। समय और टाइमिंग भी राजनीति में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें अनुभव की, चंदन बल जी बैद का नाम एक ऐसे बजट विशेषज्ञ के रूप में सामने आता है जिन्होंने वित्तीय विमर्श को विशेष गहराई दी। बहुत ही अनुभवी नाम, चर्चित नाम अपने दौर का। कुछ याद आता है चंदन बल जी बैद के एक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने की जो समय का दौर है, कोई याद हो, कुछ जानकारी हो तो बताइए। हाँ, चंदन बल जी बैद ही एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया। और सुखाड़िया जी के बाद के कार्यकाल की बातें हैं ये।
और वो एक बार तो दो बार तो उन्होंने बरकतुल्ला खान साहब जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में बजट पेश किया। उसके बाद हरिदेव जी जोशी जब मुख्यमंत्री बने तो 4 बार उन्होंने जोशी जी के कार्यकाल का बजट वित्त मंत्री के रूप में पेश किया। एक बार शिवचंद्र माथुर के कार्यकाल का बजट इन्होंने किया। और पहली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने 79 में, तब वे लोकसभा के सदस्य थे, राजस्थान के विधायक थे भी नहीं। उस टाइम पहला जो बजट था गहलोत साहब का, वह चंदनमल जी वैद्य ने ही पेश किया। और खास बात यह है कि उस वक्त सदन के नेता चंदनमल वैद्य ही थे। क्योंकि अशोक गहलोत विधायक थे नहीं, तो वो विधायक दल का नेता वही तो होगा जो विधायक भी हो। तो उस टाइम चंदनमल जी वैद्य सदन के नेता भी थे, वित्त मंत्री भी थे और वरिष्ठतम मंत्री भी थे। इसलिए उन्होंने 98 तो 2000 का बजट इन्होंने जो वैद्य जी ने पेश किया। राजस्थान की विकास योजनाएं और वित्तीय अनुभव का बहुत ही ज्ञान था इनको, वैद्य जी को। इसलिए इनकी छवि और इनकी प्रतिष्ठा वित्त को लेकर सभी मानते हैं, सभी इनका स्वीकार करते हैं कि ये कद में इस सबसे बड़े वित्त मंत्री रहे। इनके संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हुनर होगा तो दुनिया खुद ब खुद मान लेगी, एड़ियां उठाने से कद ऊंचा नहीं होता। और ये जैसे क्रिकेट की भाषा में बात करें तो रिलायबल बैट्समैन जो होता है उसको इनसे वैद्य जी से की तुलना की जा सकती है कि ये ऐसे बल्लेबाज थे जो कप्तान भले कोई भी हो, हर एक की कप्तानी में फिट हो जाते थे और निष्पक्ष रूप से देश राज्य की सेवा में, वित्त के मामलों में आगे ले जाने में राज्य को आगे रहते थे। जी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। 8 वर्षों का कार्यकाल और एक विश्वसनीय वित्त मंत्री के रूप में पूरा प्रदेश जिनकी और विकास की नई संभावनाओं के एक मंत्री के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रहा था। आपने बात की मुख्यमंत्रियों का वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करना, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में कुछ ऐसे अवसर भी आए जब उप मुख्यमंत्रियों ने भी वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। अभी आपने शुरू में नाम लिया था दिया कुमारी जी का, उप मुख्यमंत्री हैं और बजट पेश किया। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, पहले भी हुआ है। और जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि टीकाराम जी पालीवाल उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, शुरू में मंत्री उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, उसके बाद वो वित्त मंत्री रहे, तब उन्होंने बजट पेश किया था। और वे उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नहीं किया था। लेकिन बाद में जाके हरिशंकर जी भावड़ा जो 10वीं विधानसभा और 9वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे, बाद में वो उन्होंने अध्यक्ष का पद त्याग कर दिया और उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो जब वो 10वीं विधानसभा के उत्तरार्ध में जब उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 2 बार राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री का चार्ज भी उनके पास ही था उप मुख्यमंत्री के रूप में। तब उन्होंने 2 बार 1978-79 में बजट पेश किया। तो यहाँ जब भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो भैरव सिंह जी ने, हालांकि पहले उन्होंने खुद ने भी अपने जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने किए ही थे, बाद में उन्होंने भावड़ा जी को ये वित्त मंत्री बनाया गया तो उन्होंने किया। और आज की तारीख में देखा जाए तो दिया कुमारी जी वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपना तीसरा बजट अभी 11 फरवरी को ही पेश किया है। जी जी। अच्छा, जैसा आपने एक शुरू में बात करते हुए बताया था कि एक दौर हमारे यहाँ था, जो पहला बजट का आपने बताया कि वो, और जो हमारा अभी दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया 35,000 से भी अधिक गुना बड़ा था। क्या आपने कुछ ऐसा भी अध्ययन किया है कि आजादी के बाद जो बजट पेश किए गए और आज तक जो बजट आए, उसमें सबसे छोटा बजट भाषण किनके कार्यकाल में था और सबसे बड़ा बजट किसके कार्यकाल में था? कोई ऐसी भी स्टडी की है? मैंने ऐसा देखे हैं, बजट भाषण देखे हैं, पुराने भी देखे हैं, नए भी देखे हैं। जब मैं सेवा में था तब देखा भी करता था, तब तो मैं सामने बैठ के सुना भी करता था, टीवी के सामने बैठ के।
हालांकि अब भी टेक्निक इतनी विकसित हो गई कि आप घर बैठे भी राजस्थान के वित्त मंत्री को बजट भाषण देते हुए देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जैसे हमारे ध्यान में यकाएक आता है कि 1952 में जब शुरू हुआ, सबसे कम अमाउंट का बजट था, सीमित संसाधन थे, सब थे, तो क्या 1952 का ही बजट सबसे छोटा था? तो ये ऐसा भ्रम होता है कि यही होगा, ये मान के चलते लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि 1 मार्च 1983 को जो ब्रज सुंदर जी शर्मा ने बजट पेश किया था, वे मात्र 14 पन्नों का था। तो और फिर मैंने जिज्ञासा हुई तो मैंने सारे लगभग सभी के बजट भाषणों को देख लिया। तो मिर्जा जी का जो नाथूराम जी मिर्जा का जो 1952 में जो पेश किया था बजट, वह तो 18 पेज का था। अच्छा। नहीं, वो 29.5 पेज का था, तो वो उसको छोटा नहीं कह सकते। लेकिन ब्रज सुंदर जी शर्मा ने जो 1983 में बजट पेश किया, वो मात्र 14 पेज का था। इसके बाद में अगले 1 साल छोड़ के जो 1984 में उन्होंने बजट पेश किया, वो मात्र 16 पेज का था। तो ब्रज सुंदर शर्मा जी के द्वारा पेश किए गए ये 2 बजट सबसे छोटे बजट कहे जा सकते हैं। नाथूराम जी मिर्जा का तो 28-29 पेज का बजट था, तो उसको छोटा नहीं कह सकते। हालांकि वो 1980 के बजट भाषण की सार्थकता और संक्षिप्तता के हिसाब से नहीं कहा जा सकता। और सबसे लंबे बजट की बात करें तो जैसे अशोक गहलोत जी का आखिरी बजट जो 2023 में उन्होंने पेश किया गया था, उसकी अवधि के हिसाब से वो अभी तक ये माना जाता रहा कि 3 घंटे 16 मिनट का ये जो अभिभाषण था, ये सबसे लंबा था। लेकिन अच्छा। उस अभिभाषण की अगर मैं बात करूं तो एक रोचक बात यह है कि वो कहने को 3 घंटे 16 मिनट का था, लेकिन वह बजट ऐसी राजस्थान के 75 साल के इतिहास में एक अनोखी बात इसलिए कही जाएगी कि उसमें जब अशोक गहलोत जी ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया और 7-8 मिनट तक वो उस भाषण को पढ़ते रहे, तो फिर मुख्य सचेतक ने उनको टोका और फिर और लोगों का भी ध्यान गया, फिर हंगामा खड़ा हो गया सदन में। अच्छा। तो ऐसी अप्रिय सी स्थिति होने पर उस सूरत में सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और फिर उसके आधे घंटे के बाद में जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, तब वह कार्रवाई आगे चली। फिर उन्होंने अपना बजट भाषण पूरा किया। शुरू में जो पढ़ा वो गलत पढ़ दिया था या क्या हुआ था, क्या कारण क्या था? वो गलत नहीं कह सकते, वो तकनीकी त्रुटि थी। उनको जो मुख्यमंत्री को जो बजट भाषण देते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स मतलब वित्त विभाग के अधिकारी तैयार करके देते हैं। तो तकनीकी गड़बड़ से पिछले साल का मतलब उससे ठीक पहले साल वाले बजट भाषण की कॉपी पेस्ट होने से वो उस पे आ गया और उन्होंने उसके पन्ने 6-7 मिनट तक पढ़ भी दिए। हालांकि बाद में वो रिकॉर्ड से दुरुस्त किया गया सदन की सहमति से। तो इस सूरत में वो 3 घंटे और 16 मिनट 2:16 पे वो उन्होंने अपना बजट भाषण समाप्त किया। तो रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 घंटे 16 मिनट का बजट भाषण रहा, वही ये सबसे बड़ा बजट भाषण रहा। लेकिन अभी जो 11 फरवरी को दिया कुमारी जी ने जो बजट भाषण पेश किया, वह 2 घंटे और 54 मिनट का था। तो और इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं आई जैसे कि अशोक गहलोत की में तो 30 मिनट के लिए सदन ही स्थगित हो गया, तो उसको गिन लिया तो 3 घंटे 16 मिनट हो गई। लेकिन ये निरंतरता के हिसाब से 2 घंटे 54 मिनट है, जो इसको देखा जाए तो सही मायने में ये सबसे बड़ा बजट है। और पन्नों के हिसाब से भी मैंने इसको देखा तो ये 142 पृष्ठ का ये प्रिंटेड बजट भाषण है दिया जी का। जी, दिया कुमारी जी का अभी वाला ये सबसे बड़ा है प्रश्नों के हिसाब से भी। जी हाँ। चलिए, बहुत रोचक बात आपने कही। लेकिन कराची हमारे आप कई पुराने कार्यक्रमों में भी आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। पहली बार मैंने आपको देखा कुछ शेरो शायरी करते हुए। जब ये आप बजट पर अपना ये तैयार कर रहे थे बातचीत, तो हम देखते हैं कि हर बजट में अमूमन चाहे वो राजस्थान का हो चाहे केंद्र का हो, मुझे ऐसा ध्यान आता है कि हर वित्त मंत्री कुछ पंक्तियों से
वो किसी भी हमारे प्रसिद्ध कवि हैं उनकी हो सकती है, उनकी खुद की रचित हो सकती है, प्रश्न वो नहीं है। लेकिन प्रायः किसी न किसी कविता के माध्यम से, इस तरह के शेर व शायरी के माध्यम से वो बजट जो है शुरू किया जाता है। तो इसके पीछे आपको मतलब क्या इसका भी इस तरह का भी कोई आपने स्टडी की है क्या, कि ये जो शेर व शायरी या जो उद्धरण है, ये जो प्रयोग है, ये केवल भाषा को अलंकारिक बनाने के लिए है, या इसके पीछे भी कहीं न कहीं कोई एक संदेश निहित है कि हमारे जो मंत्री हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं, कुछ कटाक्ष करना चाहते हैं, कुछ विपक्षियों पर टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ न कुछ तो इसके पीछे भाव होता होगा, या अपने भाषण को बहुत अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए, कम्युनिकेटिव बनाने के लिए करते हैं। कुछ महसूस किया आपने कभी इस तरह की प्रवृत्ति को? हाँ, ये आजकल तो बहुत ज्यादा होता है। हर मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जब अपना बजट भाषण प्रस्तुत करता तो उसमें शेर व शायरी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये मनोरंजन या केवल कटाक्ष की दृष्टि से नहीं करते। ये आर्थिक नीति के दर्शन को परिलक्षित करने के हिसाब से करते हैं। वसुंधरा जी ने अपने बहुत सारे बजटों में कविताओं के और इस तरह की शायरियों का इस्तेमाल किया। दिया कुमारी जी भी कर रही हैं, अशोक जी गहलोत भी पीछे नहीं रहे। और शुरू के जो बजट थे 1952 से 1970 तक के, उनमें शेर व शायरी तो नहीं होती थी, लेकिन वे राजधर्म के हिसाब से उस वक्त की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जनता को प्रेरित करने के हिसाब से और समानता, सद्भाव और उस दृष्टि से हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कई बार इस्तेमाल किया उन्होंने। और बाद में और बहुत शुरू के बीच के बजटों का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अशोक जी ने जब अपना 23-24 का जो बजट पेश किया, उसमें अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जोर देते हुए उन्होंने एक मशहूर शेर को उद्धृत किया था। वह ये था, अजीब कशमकश है, अजब इत्तेफाक है, आज जो मुझ पे हंस रहे हैं वो कल मुझ पे नाज करेंगे। वाह। इसके अलावा फिर उन्होंने अपनी सुरक्षा की योजनाओं के प्रति अपनी अडिगता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो ही दिया रह जाएगा। बहुत सुंदर। और दिया कुमारी जी ने जब ये 11 फरवरी को बजट पेश किया, उन्होंने जो लाइन की वो भी मैं आपको नजर करना चाहूंगा। रातें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से पूछ रहे वह नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर साधो तुम अपनी मंजिल का निशाना, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। और वसुंधरा जी ने तो बहुत सी बजट भाषणों में अपनी बातें इस माध्यम से भी, शायराना और कविताओं के माध्यम से भी कही। 18-19 वर्ष 2018-19 के बजट में उन्होंने राजस्थान की बजट को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से कहा कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। कहने का मतलब ये कि शायरी का इस्तेमाल करते हुए बजट भाषण को आम आदमी को इसकी जटिलता से जोड़ते हुए बजट की अनुभूति कराने के हिसाब से ये सब इस तरह के पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी जी, वास्तव में इससे बजट की रोचकता में वृद्धि होती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संप्रेषणीयता भी प्रकारांतर से जो हमारे मंत्री हैं जो बजट पेश कर रहे हैं, वो इनके माध्यम से भी कहीं अपनी दृढ़ता का एक तरह से एहसास कराते हैं। और डॉक्टर सैनी, 75 वर्षों की इस यात्रा को अगर एक किस्से की तरह कहें तो क्या केवल ये आंकड़ों की कहानी है, या फिर नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और लोकतांत्रिक प्रयोगों की गाथा है? एक संसदीय परंपराओं के अध्येता के रूप में आपको क्या महसूस होता है जब आपने पूरा इन 75 वर्षों के बजट भाषणों को देखा? क्या महसूस करते हैं? नहीं, राजस्थान
का 75 सालों का बजट जो नाथूराम जी मिर्धा से शुरू हुआ, जो मात्र 17.25 करोड़ रुपए का जो बजट था, और अब आज की तारीख में 2026-27 का बजट जो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का हो गया, तो वह भौगोलिक अभावों को विकास के भाव में बदलने का मार्ग दिखाता है। इस दौरान हमने देखा कि राजस्थान की वित्तीय चाबियां संसद के पास भी गई, 2 बार गई, और वह दौर था जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं वित्तीय प्रबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। अब आज की स्थिति में असली बजट का उद्देश्य जो शुरू के बजट में था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वह आज भी पंक्तियां वैसी की वैसे यथार्थ रूप में लागू होती हैं। जो हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उम्मीद है ये जो आज हमने चर्चा की है राजस्थान की बजटीय परंपराओं को समझने के लिए सहायक सिद्ध होगी। जय राजस्थान, जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने बजट से जुड़े हुए बहुत सारे रोचक तथ्यों का ध्यान आकृष्ट किया। बजट को तो हम पढ़ते ही हैं, अखबारों रिपोर्ट तो होते ही है, लेकिन आज एक दूसरी दृष्टि से जो पूरी की पूरी परंपरा है, इसको समझने का आपने मौका दिया। बहुत बहुत आभार। और हमारे दर्शकों से अनुरोध कि हमारी इस चर्चा को सुने। ये चर्चा कैसी लगी हमें अपने जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, उसमें कमेंट करके हमको बताएं, ताकि हम इसी तरह की चर्चाओं को और आगे बढ़ाएं। इस संवाद की जो हमारी ये परंपरा है, इसको जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।